गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग बिहार कांस्टेबल 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उस पर आधारित मॉडल सेट देखेंगे। ये इस तरह के संभावित क्वेश्चन आने की संभावना है एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा और उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2024 का क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान पदनाम मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन ए है राजस्व अधिकारी, ऑप्शन बी है ग्राम लेखाकार, ऑप्शन सी है ग्राम प्रधान और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सोचिए, 10 सेकंड के लिए सोचिए, फिर इसका हम लोग आंसर देखेंगे। पहला ऑप्शन है राजस्व अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है ग्राम लेखाकार, तीसरा ऑप्शन है ग्राम प्रधान और चौथा उपरोक्त है ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ग्राम का जो ये होता है ग्राम प्रधान, उसका ग्राम प्रधान को मुकद्दम या चौधरी भी कहा जाता था। वो एक गांव का मुखिया होता था और ये गांव का बड़ा राजस्व अधिकारी भी होता था। इसका ऑप्शन राजस्व अधिकारी और ग्राम लेखाकार नहीं होगा, इसका आंसर होगा ग्राम प्रधान। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी संभाली थी? क्वेश्चन है हमारा, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी संभाली थी? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त और चौथा ऑप्शन है श्रीगुप्त। तो आपके लिए 10 सेकंड का टाइम है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके गद्दी संभाली थी? पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन है स्कंदगुप्त और डी ऑप्शन है श्रीगुप्त। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। विशाखा दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्त। हमको ध्यान रखना है कि देवी चंद्रगुप्तन के रचयिता कौन थे? तो विशाखा दत्त। उसके अनुसार समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त राजा बने थे। पहले समुद्रगुप्त था, उसके बाद रामगुप्त राजा बने थे। उन्होंने बहुत कम समय तक शासन किया, रामगुप्त ने बहुत कम समय तक शासन किया और अपनी रानी ध्रुवा देवी, रामगुप्त की जो पत्नी थी ध्रुवा देवी, को शक आक्रमणकारियों के सामने समर्पित किया। उनका शक से लड़ाई हुआ था रामगुप्त का, जिसमें वो हार रहे थे। तो उन्होंने अपनी रानी जो ध्रुवा देवी है उसको शक आक्रमणियों को दे दिया था। तो उनका जो चंद्रगुप्त द्वितीय जो उनका छोटा भाई था, उन्होंने शक को भी हराया, रामगुप्त को भी हराया और रामगुप्त को उन्होंने मार दिया और ध्रुवा देवी से शादी कर ली। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्धन वंश की नींव किसने रखी थी? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, वर्धन वंश की नींव किसने रखी थी? पहला है ए है राज्यवर्धन, बी है आदित्यवर्धन, सी है प्रभाकर वर्धन और चौथा है डी है पुष्यभूति। तो आप लोग इसका जवाब सोचिए 10 सेकंड में। फिर से मैं ये ऑप्शन रिपीट करता हूँ, ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी पुष्यभूति। तो इसका सही आंसर होगा पुष्यभूति। तो पुष्यभूति ने वर्धन राजवंश की नींव रखी। वे गुप्तों के सामंत थे। पहले उसके जब वर्धन वंश बना था उससे पहले पुष्यभूति गुप्त के सामंत थे और हुनों के आक्रमण के बाद उन्होंने स्वतंत्रता ग्रहण की। जब हुन का आक्रमण हुआ उस टाइम गुप्त पे, तब उन्होंने अपना एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाया जो कि वर्धन राजवंश के नाम से जाना लगा। इस राजवंश की राजधानी कौन थे? वर्धन राजवंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? तो कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा में है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला पहला मुगल शासक कौन था? इसमें पहला मुगल शासक पूछ रहा है। तो पहला ए है औरंगजेब, दूसरा है बी है शाहजहां, सी है बहादुर शाह जफर और डी है जहांगीर। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला पहला मुगल शासक कौन था? ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी बहादुर शाह जफर, डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। तो औरंगजेब जिसका समयकाल था 1658 से 1707, वो पहला मुगल शासक था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? एंग्लो मुगल युद्ध। ये कब हुआ था? 1686 से लेकर 1690 के बीच में, जिसे चाइल्ड वॉर भी कहा जाता है, बच्चे का युद्ध भी कहा जाता है, चाइल्ड वॉर कहा जाता है। और इसमें क्या हुआ था? इस युद्ध में कौन जीता था? तो औरंगजेब की सेना विजयी हुई थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में है? 4 आपको हड़प्पा स्थल दिया हुआ है। ए है कुंतासी, बी है डावरकोट, सी है कालीबंगा और डी है राखीगढ़ी। इसमें से गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल है? तो फिर से मैं ऑप्शन रिपीट करता हूँ, ए कुंतासी, बी डावरकोट, सी कालीबंगा, डी राखीगढ़ी। तो इसका सही आंसर है कुंतासी। हाँ, तो कुंतासी हड़प्पा स्थल गुजरात में है और यह एक बंदरगाह शहर था। और यह किस नदी किनारे पे है? तो फुल्की नदी के दाहिने किनारे पे स्थित है। गुजरात के कुछ
महत्वपूर्ण जो आपके हड़प्पा स्थल है उसमें कौन कौन सा है? धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा और लोथल। गुजरात में महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं? धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा और लोथल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय चोल, बी करिकला चोल, सी आदित्य प्रथम और डी राजराजा प्रथम। हम फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचिए। चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय चोल, बी करिकला चोल, सी आदित्य प्रथम, डी राजराजा प्रथम। तो इसका सही आंसर है विजयालय चोल। तो चोल राजवंश के संस्थापक विजयालय चोल थे। वह पहले पल्लवों के सामंत, जिस प्रकार आपको बताया था कि पुष्यभूति ने ये वर्धन वंश की स्थापना की थी और वो किसके? गुप्ता के शासन थे। उसी प्रकार चोल राजवंश के संस्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने की। और वो किसके सामंत थे? तो पल्लवों के शासन। उन्होंने 850 ईस्वी में तंजौर पर कब्जा कर लिया और इसी प्रकार उन्होंने चोल का कैपिटल किसको बनाया? चोल की राजधानी किसको बनाई? तंजौर। और गंगई को बाद में गंगई कोंडचोलपुरम को भी बनाया गया चोल का राजधानी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी घाटी से पहला मानव जीवाश्म मिला था? मतलब हम लोग को भारत में जो खोजा गया पहला मानव का जीवाश्म, मानव ह्यूमन फॉसिल जो मिला था वो किस नदी घाटी से मिला था? ए गंगा घाटी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग आंसर को सोचिए। भारत की किस नदी घाटी से पहला मानव जीवाश्म मिला था? ए गंगा घाटी, बी यमुना घाटी, सी नर्मदा घाटी, डी ताप्ती घाटी। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा घाटी। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। आंसर सी, इसका नर्मदा घाटी पहला मानव जीवाश्म भारत की नर्मदा घाटी से मिला था। कब ये खोजा गया था? तो 5 दिसंबर 1982 को भूवैज्ञानिक अरुण सोनकिया ने नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण एशिया के मानव पूर्वज का एकमात्र जीवाश्म खोजा था। कब खोजा था? तो 5 दिसंबर 1982। किसने खोजा था? तो अरुण सोनकिया जी ने खोजा था। यह कहाँ खोजा था? कौन सी जगह पे? तो यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से लगभग 35 किलोमीटर पूर्व में सीहोर जिले के हथनोरा गाँव में खोजा था। तो सीहोर जिले के हथनोरा गाँव में खोजा गया था। कौन से तट पे खोजा गया? नर्मदा नदी के तट पे खोजा गया था। कब खोजा गया था? तो 5 दिसंबर 1982 को खोजा गया था। किसने खोजा था? अरुण सोनकिया जी ने खोजा था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? इसमें 4 युद्ध दिया हुआ है, उसमें से 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, तीसरा है खानवा का युद्ध और डी है तालीकोटा का युद्ध। तो मैं फिर से ऑप्शन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए। ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी पानीपत का द्वितीय युद्ध, सी खानवा युद्ध, डी तालीकोटा युद्ध। इसका सही आंसर है तालीकोटा युद्ध। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को, इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो 1565 ईस्वी में विजयनगर के जो मुख्य सेनापति थे, मुख्य सेनापति यहाँ मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य सेनापति राम राय, मुख्य मिनिस्टर थे राम राय ने रक्साई तंगड़ी बोलते, इसको राक्षसी तंगड़ी नहीं बोलते, रक्साई तंगड़ी जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, में सेना का नेतृत्व किया था 1565 ईस्वी में। बीजापुर, अहमदनगर और गोलकंडा की संयुक्त सेना से उनकी सेना को बुरी हालत का सामना कर। देखिए 1565 ईस्वी में रक्साई तंगड़ी में, जिस तालीकोटा भी कहा, एक युद्ध हुआ जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकंडा की सेना एक तरफ थी और ये विजयनगर की सेना एक तरफ थी। विजयनगर के मुख्य सेनापति कौन थे? तो राम राय। इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो विजयनगर, अहमदनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की जीत हुई थी और विजयनगर बुरी तरह से हारा था। इस लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तालीकोटा की लड़ाई। कब हुआ थी? 1565 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य विस्तृत स्थानीय स्वशासन के प्रसिद्ध है? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा मध्यकालीन साम्राज्य प्रसिद्ध है? चालुक्य साम्राज्य प्रसिद्ध है, चोल शासक का साम्राज्य प्रसिद्ध है, सोलंकी का साम्राज्य प्रसिद्ध है या परमार का साम्राज्य प्रसिद्ध है? मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य विस्तृत स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के लिए प्रसिद्ध है? जैसे लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? पंचायती राज टाइप का। लोकल गवर्नमेंट के लिए कौन सा लोकल गवर्नमेंट के लिए कौन सा ये जो साम्राज्य है प्रसिद्ध है? तो ए चालुक्य हो गया, बी चोल हो गया, सी सोलंकी हो गया या डी परमार हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा चोल। चलिए आंसर को देखते हैं। चोल युग स्थानीय शासन मतलब ग्राम सभाएं के लिए सबसे प्रसिद्ध था। चोल प्रशासन में 3 प्रकार की ग्राम सभाएं। चोल प्रशासन में कितने प्रकार की ग्राम सभाएं थी? तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी थी? ऊढ़, सभा और नगरम। कौन कौन सी थी? 3 प्रकार की थी। तो कौन कौन सी थी?
उड़ क्या होता है? उड़ सबसे आम आदमी प्रकार की सभा थी। यह उन गाँव में मौजूद थी जहाँ ज़मीन पर सभी वर्गों के लोग का स्वामित्व होता था। ये उड़ उस सबसे आम सभा था, इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते थे, सभी वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करते थे, सभी वर्ग के लोग हिस्सा लेते थे। उस गाँव में ये होता था जहाँ पे सभी वर्ग के लोग, जैसे हिंदू हो गया, मतलब उस टाइम जो वर्ग का विभाजन किस तरह था, जैसे ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय इस टाइप का, तो उसमें सभी वर्ग के लोग, किसान, सब लोग सभा में भाग लेते थे। दूसरा कौन सा है? सभा। सभा में किस में ये किस गांव में होता था? यह केवल ब्राह्मणों की एक ग्राम सभा थी। इसमें केवल कौन भाग लेते थे? तो ब्राह्मण ही गाँव लेते थे। और इसके सदस्य उन गाँवों से थे जहाँ सारी जमीन पर केवल ब्राह्मण लोगों का स्वामित्व था। और तीसरा कौन सा है? नगरम। नगरम किसका सभा था? तो व्यापारियों और व्यापारियों की एक सभा थी। यह व्यापारियों का सभा था। तो उड़ क्या है? तो आम आदमी का सभा था, इसमें सभी जाति के लोग भाग लेते थे और वो उस गांव में होता था जहाँ सभी जाति के लोग रहते थे। सभा कहाँ का है? जो केवल ब्राह्मणों की सभा था वो उस गाँव में होता था जहाँ केवल ब्राह्मण रहते थे। और नगरम किसका है? तो व्यापारियों का सभा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? या फिर 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? आपका पहला ऑप्शन है जगजीवन राम, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डी ऑप्शन है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप उत्तर को सोचिए। क्वेश्चन है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ए जगजीवन राम, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में कहाँ की थी? बॉम्बे में की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य दलित वर्गों को सार्वजनिक स्थानों जैसे मंदिर, स्कूल, जल संधारण आदि तक पहुँच प्रदान करना था। घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला और अमृतलाल ठक्कर सचिव थे। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। किस ईस्वी में की थी? तो 1932 में की थी। कहाँ की थी? तो बम्बई में की थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला और इसके सचिव कौन थे? तो अमृतलाल ठक्कर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखी? इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपको जो कांस्टेबल वाला एग्जाम आने वाला है उसमें ये टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। क्वेश्चन क्या है? फिर से मैं रिपीट करता हूँ। हाल ही में चर्चित पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज किसने लिखी है? ए ऑप्शन है आपका स्मृति ईरानी, बी है दीपिका पादुकोण, सी है ट्विंकल खन्ना और डी है करण जौहर। मैं फिर से ऑप्शन रिपीट करता हूँ, तब तक आप इसका आंसर सोचिए। पहले ए है स्मृति ईरानी, बी दीपिका पादुकोण, सी ट्विंकल खन्ना, डी करण जौहर। इसका सही आंसर होगा ट्विंकल खन्ना। चलिए हम इसका व्याख्या देखते हैं। तो अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने 29 नवंबर 2023 को अपनी चौथी किताब वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। तो किसने लॉन्च किया है? अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने। कब लॉन्च किया है? तो 29 नवंबर 2023 को। यह किताब किस पर आधारित है? यह किताब प्रेम, विवाह और अकेलेपन से जुड़ रही महिलाओं के जटिल जीवन पर प्रकाश डालने वाली लघु कथाओं का संग्रह है। शॉर्ट स्टोरी है। किस पे? तो लव, मैरिज और लोनलीनेस से जूझ रही महिलाओं पे ये शॉर्ट स्टोरी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर है दक्षिणी कैलिफोर्निया के सॉल्टेन सागर में कौन सी उल्लेखनीय खोज की गई है? एक्चुअली नवंबर मंथ में तो दक्षिणी कैलिफोर्निया के सॉल्टेन सागर में एक खोज की गई थी। तो कौन सा खोज है वो? ए है दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना की खोज, बी है लिथियम भंडार का, सी है प्राचीन जीवाश्म का और डी है जलमग्न शहर के खंडहर का। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ और ऑप्शन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप इसका उत्तर सोचिए। क्वेश्चन है दक्षिणी कैलिफोर्निया के सॉल्टेन सागर में कौन सी उल्लेखनीय खोज की गई? ए है दुर्लभ भूवैज्ञानिक संरचना का, बी है लिथियम भंडार का, सी है प्राचीन जीवाश्म का, डी है जलमग्न शहर के खंडहर का। तो इसका सही उत्तर होगा लिथियम रिजर्व। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा लिथियम रिजर्व। तो इसका देखते हैं आंसर। इसका व्याख्या यह है शोधकर्ताओं ने दक्षिण कैलिफोर्निया के सॉल्टेन सागर में एक असाधारण लिथियम भंडार की खोज की है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका को लिथियम उत्पादन में एक संभावित लीडर के रूप में स्थापित किया गया है। तो कहाँ खोज की थी? नवंबर के बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया में क्या मिला है? तो लिथियम भंडार मिला है। ये कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर आता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिस बिहार 2023 का खिताब किसने जीता था? मिस बिहार 2023 का खिताब ये दिसंबर मंथ में ऑर्गेनाइज हुआ था। ये किसने जीता था? तो इसका सही ऑप्शन है
ए है नवादा से स्मृति जी ने जीता, नवादा जिला से स्मृति जी ने जीता था। बी ऑप्शन है सहरसा से वर्षा जी ने जीता था। सी ऑप्शन है पटना से कोमल जी ने जीता था। और डी ऑप्शन है भागलपुर से सृष्टि ने जीता था। तो इसका मैं फिर से ऑप्शन रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए। ए ऑप्शन है नवादा से स्मृति ने जीता था। बी ऑप्शन है सहरसा से वर्षा ने जीता था। सी ऑप्शन है पटना से कोमल जीता था। डी ऑप्शन है भागलपुर से सृष्टि ने जीता था। इसका सही आंसर है नवादा से स्मृति ने जीता था। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। ऐसा नवादा की स्मृति ने जीता मिस बिहार 2023 का खिताब। सहरसा की वर्षा दूसरे स्थान पर रही। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? इसका कोई किसी ने ऑर्गेनाइज किया हो तो वो ओशन विजन की तरफ की ओर से पटना के होटल में फ्रीडम मिस बिहार 2023 का आयोजन किया गया था। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन किसने किया था? ओशियन विजन ने। कहाँ किया था? पटना के होटल में। इसका विनर कौन रही है? तो नवादा की स्मृति रही। सेकेंड स्थान पर कौन रही थी? तो सहरसा की वर्षा रही थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा चंदका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आप उत्तर को सोचिए। हाल ही में खबरों में रहा चंदका दमपारा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। चलिए इसका व्याख्या को देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा सरकार ने कटक से हिरणों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित कर दिया है। खुर्दा जिले में स्थित, ये कहाँ स्थित है? तो खुर्दा जिले में स्थित इस अभयारण्य में सांभर और गौड़ लाने की योजना बनाई जा रही है। यह अभयारण्य कब इसका नामित किया गया? तो 1982 में इसको ये आया नामित किया गया। यह विभिन्न लुप्त प्राय वन्यजीव और पक्षियों की मेजबानी करता है। यह पूर्वी घाट की उत्तर पूर्वी सीमा को चिन्हित करता है। तो हमें ध्यान क्या रखना है? चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो उड़ीसा में है। और इसको कब बनाया गया था? तो 1982 में बनाया गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में आए पसांग दावा शेरपा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? पसांग दावा शेरपा जो हैं वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? एक खेल से जुड़े हैं, बी पर्वतारोहण से जुड़े हैं, सी राजनीति से जुड़े हैं और डी व्यापार से जुड़े हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए या उत्तर सोचिए। तो क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में आए पसांग दावा शेरपा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? ए खेल से, बी पर्वतारोहण से, सी राजनीति से और डी व्यापार से। तो इसका सही आंसर है पर्वतारोहण, बी आंसर है बी पर्वतारोहण। तो देखते हैं पसांग दावा शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करके विश्व के दूसरे व्यक्ति बनकर एक उल्लेखनीय हुई है। विश्व के कितने कौन से व्यक्ति हुए? दूसरे व्यक्ति। इनकी पहली चढ़ाई कब हुई थी? तो 1998 में हुई। तो पसांग दावा शेरपा किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो पर्वतारोहण से। इन्होंने माउंट एवरेस्ट से कितनी बार चढ़ाई कर चुके हैं अभी तक? 26 बार। पहली चढ़ाई कब हुई थी? 1998 में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमृत हेरिटेज क्षमता निर्माण, अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग योजना के अंतर्गत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो हम क्वेश्चन है अमृत हेरिटेज क्षमता निर्माण या फिर अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग योजना के अंतर्गत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है मानसरोवर झील, दूसरा ऑप्शन है चिल्का झील, तीसरा ऑप्शन है पुलिकट झील और चौथा है सरदार झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। तो यही है, चिल्का झील पर पर्यटन मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने अमृत हेरिटेज कैपेसिटी बिल्डिंग योजना के तहत उड़ीसा में सामसर साइड चिल्का झील पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। तो ये चिल्का झील कहाँ आयोजित किया गया है? ये अमृत हेरिटेज क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम तो चिल्का झील पे किया गया है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील क्या है? एक रामसर साइट भी है। तो ये तीन हम फैक्ट याद रखेंगे और इससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और वैकल्पिक आजीविका प्रमाण पत्र, नाविक प्रमाण पत्र जैसे कार्यक्रम भी इसमें किए जाएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, तब तक आप आंसर सोचिए। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है एन शिवसैलम, ऑप्शन बी है महेश्वर राव, ऑप्शन सी है अजय सेठ, ऑप्शन डी है सुधीर कृष्ण। मैं फिर से ऑप्शन रिपीट करता हूँ, एन शिवसैलन, ऑप्शन बी है महेश्वर राव, सी है अजय सेठ, ऑप्शन डी है सुधीर कृष्ण। तो इसका सही आंसर होगा महेश्वर राव इसका सही आंसर होगा। मतलब आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ना महेश्वर राव को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जनरल मैनेजर या प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है।
तो वही है, आंसर है उत्तर बी महेश राव। महेश राव को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा बेंगलुरु मेट्रो रेल लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक रूप में नियुक्त किया गया, जो शहरी बुनियादी ढांचों के विकास में योगदान दे रहे हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की तरफ। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम जनमान योजना का उद्देश्य पीएम जनमान योजना जारी की। इसका उद्देश्य क्या है? मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग इसका उत्तर सोचिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत पीएम जनमान योजना का उद्देश्य क्या है? ए है सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, बी इसका ऑप्शन है रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, सी है पीवीटीजी मतलब कमजोर जो हमारे अनुसूचित जनजाति है उनको बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करना। मैं फिर से ऑप्शन सी रिपीट करता हूँ, पीवीटीजी जो कमजोर आदिवासी या जनजाति है उनके पारिवारिक बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करना, या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करना। तो इसका सही आंसर होगा पीवीटीजी परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। इसका सही आंसर होगा सी, पीवीटीजी परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो उत्तर सी है पीवीटीजी परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। पीएम जनमान योजना एक केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित पहल है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। इंडिया में टोटल कितने पीवीटीजी हैं? तो टोटल इंडिया में 75 पीवीटीजी हैं। हम लोग को याद रखना ये फैक्ट है। इंडिया में टोटल कितने पीवीटीजी हैं? तो इंडिया में टोटल 75 पीवीटीजी हैं। तो पीवीटीजी का हिंदी में क्या कहते हैं? विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के परिवारों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना पीएम जनमान का मुख्य उद्देश्य है, जिसका कुल खर्च कितना आएगा? 24,104 करोड़ रुपये। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन क्या है फिर से ठीक से पढ़िए, तब तक इसका आंसर सोचिए। हाल ही में भारत में 16वें वित्त आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए जगदीश भगवती, वी विरलाचार्य, सी ऋत्विक रंजन पांडे, डी अरविंद पनगड़िया। देखिए यहाँ पे सचिव पूछा है, सेक्रेटरी पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा श्री ऋत्विक रंजन पांडे, सी इसका सही आंसर होगा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो इसका आंसर होगा सी, श्री ऋत्विक रंजन पांडे। प्रख्यात अर्थशास्त्री और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को भारत में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इनको क्या चुना गया? अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष चुना गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो सचिव किसे चुना गया है? तो श्री ऋत्विक रंजन पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। अगर क्वेश्चन में अगर पूछता अध्यक्ष किसे चुना गया तो उसका आंसर होगा था डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है सचिव, तो सचिव किसको चुना गया? श्री ऋत्विक रंजन पांडे को चुना गया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा एडी एक प्रकार एडी सिल्क होता है, एडी रेशम कताई संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड द्वारा एडी रेशम कताई संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ए शिलोंग मेघालय, बी इम्फाल मणिपुर, सी गुवाहाटी असम, डी मुसालपुर असम। मैं फिर से ऑप्शन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर सोचिए। ए शिलोंग मेघालय, बी इम्फाल मणिपुर, सी गुवाहाटी असम, डी मुसालपुर असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुसालपुर असम। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड नीली क्रांति योजना मतलब ब्लू रेवोल्यूशन किसे है? तो आपको ब्लू रेवोल्यूशन के तहत योजना के रूप में असम में बक्सा जिले में मुसालपुर में एडी रेशम कताई संयंत्र स्थापित कर रहा है। तो किस योजना के तहत कर रहा है? तो ब्लू रेवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति योजना के अंतर्गत मुसालपुर कहाँ है? तो असम में है, वहाँ एडी रेशम कताई संयंत्र स्थापित कर रहा है। कौन कर रहा है? कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है? तो राष्ट्रीय मत्स्य विकास कर रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति किस स्तर पर पंचायती राज संस्था में संचालित होती है? हमारे पंचायत समिति होते हैं वो किस स्तर पर काम करते हैं? जिला स्तर पर, या फिर ग्राम स्तर पर, या फिर ब्लॉक स्तरीय निकाय है वो, या फिर इनमें से कोई नहीं है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए। क्वेश्चन ये है, पंचायत समिति जो चुने जाते हैं वो किस स्तर पे पंचायती राज संस्था संचालित करते हैं, मतलब किस स्तर पे काम करते हैं? तो पहला है जिला स्तर पे, ए है जिला स्तर पे, बी है ग्राम पंचायत स्तर पे, सी है ब्लॉक स्तरीय निकाय है ये उपयुक्त, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा सी, मतलब ब्लॉक स्तरीय निकाय। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आंसर है सी। 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में आया, उसके अनुसार प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रधान होना करता है। तो 73वां संविधान संशोधन है हमारा 1992 में जो आया, उसके
हिसाब से प्रत्येक राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन एक अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उस राज्य में 2 ही हो सकता है, 3 रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही है, हालांकि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते, मतलब 3 स्तर का होता है तो उसमें मध्य स्तर पर है वो नहीं कर सकते हैं। पंचायत समिति जो है वो ब्लॉक स्तर पर एक प्रशासनिक गठन है। तो हमको क्या, हमारा क्वेश्चन क्या था, पंचायत समिति किस स्तर पर है, तो ब्लॉक स्तर पर है। यह ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के बीच कड़ी होती है। तो 3 स्तर कौन कौन सा हो गया, एक हो गया ग्राम पंचायत, एक हो गया ब्लॉक स्तर जो कि पंचायत समिति इसके अंदर आता है, एक होता है जिला प्रशासन। तो अगर आपको जनसंख्या 20 लाख से कम है तो आप ये अपना जो ब्लॉक स्तर पर होता है उसको नहीं भी गठित किया जा सकता है। तो हमारे उस केस में 2 ही होगा, उस स्थिति में 2 ही होगा, एक होगा ग्राम पंचायत, एक होगा जिला प्रशासन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग लॉ कमीशन बोलते हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति वी.के. सुंदरम, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति टी.वी. वेंकटारम अय्यर, सी है एम.सी. सीतलवाड़ और डी है न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूं, तब तक आप उत्तर को सोचिए। ए है जस्टिस वी.के. सुंदरम या न्यायमूर्ति वी.के. सुंदरम, बी है जस्टिस टी.वी. वेंकटराम अय्यर या न्यायमूर्ति टी.वी. वेंकटराम अय्यर, सी है एम.सी. सीतलवाड़ और डी है न्यायमूर्ति जे.एल. कपूर। तो इसका सही आंसर है सी एम.सी. सीतलवाड़। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आंसर सी एम.सी. सीतलवाड़। प्रथम विधि आयोग 1955, कब ये गठित किया गया था, 1955 में। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, एम.सी. सीतलवाड़ थे, जो भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल है। हमको ध्यान रखना है कि भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे, ये आपको ये एम.सी. सीतलवाड़ भी थे, एम.सी. सीतलवाड़ ही थे। और इसके साथ साथ एक और याद रखना है कि हमारे संविधान में अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन से आर्टिकल में दिया हो, कौन सा अनुच्छेद में दिया है, तो अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ है। हाँ थे। विधि आयोग क्या है, अब हम जानते हैं विधि आयोग क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। यह भारत सरकार के आदेश द्वारा स्थापित एक कार्यकारी निकाय है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है। इसका इसके नेतृत्व कौन करते हैं, तो इसका नेतृत्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश करते हैं, जो रिटायर हो चुके न्यायाधीश जज हैं वही इसका नेतृत्व करते हैं। और इसके सदस्य क्या होते हैं, जो कानूनी रूप से विशेषज्ञ वही इसके सदस्य होते हैं। और ये किसके अंदर काम करता है, तो विधि एवं न्याय मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पहला लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचिए। पहला लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया था। ए उड़ीसा, बी केरला, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। ऑप्शन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ए उड़ीसा, बी केरला, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। तो इसका सही आंसर है सी महाराष्ट्र। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। तो महाराष्ट्र, आंसर सी महाराष्ट्र। लोकायुक्त की संस्था की स्थापना सर्वप्रथम महाराष्ट्र में कौन से ईस्वी में की गई थी, 1971 में की गई थी। यह 25 अक्टूबर 1972 में अस्तित्व में आई। यह काम कब से करना शुरू किया महाराष्ट्र में, तो 25 अक्टूबर 1972 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था लोकायुक्त का स्थापना, तो महाराष्ट्र में। कौन से ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर के। और अगला करंट अफेयर है, राज्य विधान परिषद जो स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों का चयन निम्नलिखित हैं किस श्रेणी के व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो उसमें देखिए, जिस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्यों का चयन है वो गवर्नर करते हैं, कुछ पढ़े लिखे लोग करते हैं। तो उसमें से इनमें से कौन नहीं करते हैं। पहला है स्थानीय निकाय और पंचायतों के सदस्य द्वारा, या फिर 20 शिक्षक नहीं करते हैं, या फिर स्नातक के विद्यार्थी नहीं करते हैं, या फिर डी उद्योगपति नहीं करते हैं। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूं, तब तक इसका आप उत्तर सोचिए। क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चयन किस श्रेणी के व्यक्ति द्वारा नहीं किया। जैसे कि पता है आप लोग को पता होगा कि बिहार में भी विधान परिषद है, तो इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल नहीं होते हैं। किसमें शामिल होते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के चयन में। पहला ऑप्शन है स्थानीय निकायों और पंचायतों के सदस्य, दूसरा होता है शिक्षकगण, तीसरा है स्नातक पास विद्यार्थी और चौथा उद्योगपति। इसका सही आंसर होगा डी उद्योगपति। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 171, ये इस कौन सा अनुच्छेद में दिया हुआ था, अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना संबंधित है। अनुच्छेद 171 किससे संबंधित है, विधान परिषदों की संरचना संबंधित है। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। किस रूप से चुने जाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से। परिषद के अधिकतम संख्या विधानसभा कुल संख्या का 1/3 होता है। देखिए ये क्वेश्चन आपको इस बार पूछा भी गया है बिहार कांस्टेबल के एग्जाम में कि अधिकतम संख्या कितना हो सकता है विधानसभा का अधिकतम संख्या। विधान परिषद का जो विधानसभा परिषद का है वो विधानसभा के कितना संख्या हो सकता है। देखिए जो राज्य विधान परिषद है उसका अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो वही है, विधान परिषद की अधिकतम संख्या
विधानसभा की कुल संख्या क्या, 1/3, और न्यूनतम मतलब न्यूनतम कितना हो सकता है, 40 हो सकता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 1946 में ईस्वी में स्थापित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा मंत्रालय संभाला। बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी ने कौन सा मंत्रालय संभाला जब 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, मतलब स्थापित अंतरिम सरकार बनी थी। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। 1946 ईस्वी में स्थापित अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा मंत्रालय संभाला था। ए वित्त मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। मैं फिर से ऑप्शन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए। ए वित्त मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। तो इसका सही आंसर है डी खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1946 की अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया है। भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। और जिसे भारत की अंतरिम सरकार भी कहा गया। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय के कार्यकारी परिषद, अंतरिम सरकार के सदस्य कौन थे, तो वायसराय के कार्यकारी परिषद थे। वायसराय के प्रमुख, परिषद के प्रमुख बने रहे। इस सदस्य के प्रमुख कौन थे, तो वायसराय थे। और इसके और उपाध्यक्ष किसको घोषित किया गया, तो उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को घोषित किया। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 1946 की अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल में राज्य कौन सा मंत्रालय सौंपा गया, तो खाद्य एवं कृषि मंत्रालय सौंपा गया। ये अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, तो 2 सितंबर 1946 को हुआ। और अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे, तो आपके वायसराय थे जो, और उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। चलिए हम लोग क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का उद्देश्य क्या है। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है। ए बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, बी वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, सी विदेशियों द्वारा सीमा पर घुसपैठ को रोकना, डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। फिर से ऑप्शन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचिए। ए बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना, बी वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना, सी विदेशियों द्वारा सीमा पर घुसपैठ को रोकना, डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। यह किस में संशोधन करता है, तो 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम में। यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए कौन कौन से धर्म के लोग, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 6 धर्म को इंक्लूड किया गया है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। देखिए इसमें क्रिश्चियन को शामिल नहीं किया गया, ना मुस्लिम को शामिल किया, ध्यान रखिएगा। इसमें कौन से 6 धर्म हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने योग्य बनाता है। इसका कंडीशन क्या है, इसका शर्त क्या है, उन्हें 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करना चाहिए। वो अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ जाते हैं, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ जाते हैं, तो उनको 5 साल के अंदर ही उनको नागरिकता, 5 साल के बाद उनको नागरिकता चाहिए। वैसे नागरिकता के लिए भारत में क्या प्रावधान है कि 12 साल होना चाहिए भारत में नागरिकता के लिए कम से कम 12 साल रहना आवश्यक है। लेकिन अगर वो कोई नागरिक अगर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हैं और हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय से हैं, तो उनको 5 साल में ही उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वो कब आने चाहिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले से आना चाहिए। यही है आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित कब किया गया था। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूं, तब तक आप लोग आंसर को सोचिए। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। ए 9 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1946। संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 जनवरी 1946। जिसका सही आंसर है ए 9 दिसंबर 1946। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 आंसर है। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को विधानसभा का अस्थायी और अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था कब, जब 9 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था। उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
इसमें केवल कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? केवल 211 लोगों ने पार्टिसिपेट। क्यों 211 लोगों ने पार्टिसिपेट? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान राज्य के मांग पर जोर दे रही थी। मुस्लिम लीग क्यों नहीं पार्टिसिपेट की इसमें? क्योंकि वो पाकिस्तान राज्य के मांग पर जोर दे रही थी। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 211 लोगों ने। इसके अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद। अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारत में जो इलेक्शन कमीशन है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 342, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 325। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर को सोचिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 148, ऑप्शन सी अनुच्छेद 342, ऑप्शन डी अनुच्छेद 325। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 15 ये किस में दिया हुआ है? तो संविधान का भाग 15 में दिया हो, कब से कहाँ से कहाँ तक दिया? अनुच्छेद 324, 329 से चुनाव से संबंधित, मतलब इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान के लिए इस्तेमाल की जाने में वीवीपैट मशीन का कौन सा संस्करण है? अभी जो वीवीपैट मशीन यूज होता है उसका कौन सा वर्जन है? जैसे वर्जन होता है ना, कोई भी वर्जन होता है, विंडोज 10, विंडोज 11, या फिर कोई भी किसी भी सॉफ्टवेयर का वर्जन अल्फा वर्जन होता है, बीटा वर्जन, उसी टाइप का वीवीपैट का कौन सा मशीन का कौन सा वर्जन है? ऑप्शन ए है M1, ऑप्शन बी है Z1, ऑप्शन सी है M3, ऑप्शन डी है Z3। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूँ। ऑप्शन ए M1, ऑप्शन बी Z1, ऑप्शन सी M3, ऑप्शन डी Z3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी M3। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत में मतदान के लिए वीवीपैट मशीन के M3 संस्करण का उपयोग किया जाता है। कौन से संस्करण का? M3 संस्करण का। वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। इसका वीवीपैट का फुल फॉर्म भी पूछा सकता है। तो V फॉर वोटर, V फॉर वेरिएबल, मतलब वेरीफाइएबल, P फॉर पेपर, A फॉर ऑडिट, T फॉर ट्रेल। यह एक ऐसी मशीन है जिसका उपयोग चुनाव में यह सत्यापित करने के लिए किया जाता है कि नागरिक का वोट सही तरीके से डाला गया। इसका महत्व क्या है? पेपर ट्रेल यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता के विश्वास बरकरार रहे, जिससे सहभागी लोकतंत्र मजबूत होता है। मशीन एक मुद्रित पर्ची के माध्यम से मतदाता को तुरंत प्रतिक्रिया देता है। जब आप वोट डालते हैं तो एक पेपर निकलता है, स्लिप निकलता है, तो यह वेरीफाई करता है कि आपने सही जगह वोट दिया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति निम्नलिखित किसके द्वारा की जाती है? हमने इससे पहले पढ़ा था कि अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सा अनुच्छेद है संविधान में? तो अनुच्छेद 76 है। तो वही पूछा था उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? एक कानून मंत्री द्वारा, बी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, डी प्रधानमंत्री द्वारा। मैं फिर से ऑप्शन रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए। ऑप्शन ए है कानून मंत्री, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है। यह वह देश का सर्वोत्तम विधिक कार्यालय है। ये जो देश के सर्वोत्तम विधिक कार्यालय, अटॉर्नी जनरल आपको लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में बैठ सकते हैं, और ये किसी भी कोर्ट में जाके अपना बैठ सकते हैं, किसी भी कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, और वह राष्ट्रपति की इच्छा प्रयत्न पद में, और राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति भी किसी भी समय उनको हटा सकता है, और जब उनको हटना हो या फिर त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को ही देंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन सिंपल है, आसान सवाल है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? ए रेडक्लिफ रेखा, बी इंदिरा पॉइंट, सी डुरंट रेखा, डी मैकमोहन रेखा। मैं फिर से ऑप्शन को रिपीट करता हूँ, ऑप्शन को रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर सोचिए। ए रेडक्लिफ रेखा, बी इंदिरा पॉइंट, सी डुरंट रेखा, डी मैकमोहन लाइन। तो इसका सही आंसर है डी मैकमोहन लाइन। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा से जाना जाता है। ठीक है, इसे 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने भारत और चीन के बीच निर्धारित किया था। इसे कब निर्धारित किया गया था? ईस्वी हमको ध्यान रखना है। तो 1914 में इसे ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के तहत निर्धारित किया। इसे ये भी पूछ सकता है इसे किस समझौता के तहत निर्धारित किया गया? तो शिमला समझौता। कौन से ईस्वी में? तो 1914 में। किसने किया था? सर हेनरी मैकमोहन ने। किसके बीच का ये रेखा है, सीमा रेखा है? तो भारत और चीन का। नाम क्या है? तो मैकमोहन रेखा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कड़ेवा किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? कड़ेवा मिट्टी जो होता है वो किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? कड़ेवा मिट्टी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? पहला ए है केसर के लिए,
दूसरा आम के लिए, सी अंगूर के लिए और डी केला के लिए। ऑप्शन को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग आंसर सोचिए। ए केसर, बी आम, सी अंगूर, डी केला, और इसका सही आंसर है ए केसर। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आंसर ए केसर। कड़वा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर हिमालय में पाया जाता है, जो कि बहुत उपजाऊ मिट्टी है। कड़वा मिट्टी केसर या केसर उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। किसके लिए उपयोग होता है? केसर उत्पादन के लिए। कहाँ पाया जाता है? कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। कड़वा मिट्टी एक संकेतिक मिट्टी है जो झीलों, पठारों, चट्टानों के तलछट के रूप में कश्मीर हिमालय बेसिन में पाई जाती है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कोयला खदान कहाँ खोदी गई थी? भारत में पहला कोयला खदान कहाँ खोदी गई थी? तो भारत में ऑप्शन है ए रानीगंज, बी धनबाद, सी आसनसोल, डी झरिया। में ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग उत्तर सोचिए। ए रानीगंज, बी धनबाद, सी आसनसोल, डी झरिया। तो इसका सही आंसर है ए रानीगंज। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन का इतिहास लगभग 220 वर्ष पुराना, मतलब 220 वर्ष पहले, जिसकी शुरुआत 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के मेसर्स सुमनेर और हिटली ने दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर स्थित रानीगंज कोयला क्षेत्र में की थी। तो कहाँ हुआ था? रानीगंज। तो कौन से ईयर में शुरुआत हुआ था इसका? 1774 में। किसने किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया के कौन कौन से प्रसिद्ध खनन वैज्ञानिक थे? तो मेसर्स सुमनेर और हिटली। कौन कौन थे? मेसर्स सुमनेर और हिटली। किस नदी किनारे के क्षेत्र पे? दामोदर नदी के क्षेत्र पे। तो हमको क्या क्या ध्यान रखना है? कब हुआ था? 1774 में। किसने करवाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उस समय कौन वहाँ पे मौजूद थे करवाने के लिए? मेसर्स सुमनेर और हिटली। और किस नदी क्षेत्र पे हुआ था? दामोदर नदी के क्षेत्र के किनारे। चलिए कहाँ है? तो रानीगंज में। चलिए अपना अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कौन सी अनुसूचित जनजाति सबसे बड़ी है? कौन सी अनुसूचित जनजाति सबसे बड़ी है? किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। एस टी का पॉपुलेशन, कौन से एस टी का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किसका है भारत में? ए है कोल, बी है भील, सी है गोंड, डी है संताल। में ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप उत्तर सोचिए। ए कोल, बी भील, सी गोंड, डी संताल। तो इसका सही आंसर होगा 2011 की जनगणना के अनुसार भील, ऑप्शन बी। तो इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। आंसर बी भील। 2011 की जनगणना के अनुसार भील भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति आदिवासी का लगभग 38% है। मतलब भील हमारे जनजाति के कितना परसेंट है? 38%। भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, गुजरात में, राजस्थान में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो भील जनजाति कहाँ पाए जाते हैं मुख्य रूप से? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में और त्रिपुरा में पाए जाते हैं। उसके बाद भील के बाद दूसरा कौन सा बड़ा है? गोंड। तीसरा कौन सा बड़ा है? तो संथाल। तो हमको क्या क्या ध्यान रखना है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन है? तो भील। भील कितना परसेंट है अपने आदिवासी का? तो 38%। भील कौन कौन से राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा में पाया जाता है। दूसरा कौन सा है? तो गोंड। तीसरा कौन सा है? तो संथाल। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किसे ने क्षरण के भौगोलिक चक्र की अवधारणा दी? क्वेश्चन है, किस भूवैज्ञानिक ने क्षरण के भौगोलिक चक्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया? निम्नलिखित में किसने क्षरण के भौगोलिक चक्र की अवधारणा को प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है W.M. डेविस, ऑप्शन बी है S.W. वुलरिज, ऑप्शन सी है कोवर, ऑप्शन डी है अर्थर होम या ए होम्स। मैं फिर से ऑप्शन को रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप उत्तर सोचिए। ए W.M. डेविस, ऑप्शन बी S.W. वुलरिज, सी कोवर, डी ए होम्स मतलब अर्थर होम्स। तो इसका सही आंसर है W.M. डेविस। ये इसका सही आंसर है W.M. डेविस। चलिए हम व्याख्या देखते हैं। W.M. डेविस एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। उन्होंने भौगोलिक चक्र की अवधारणा दी, जिसे 1899 कौन से ईस्वी में? 1899 क्षरण चक्र रूप में जाना जाने लगा। तो किसने ये अवधारणा दी थी? मतलब क्षरण के भौगोलिक चक्र की अवधारणा किसने दी थी? W.M. डेविस ने। कौन से ईस्वी में दी थी? 1899। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पेड़ों में पानी अधिक ऊंचाई तक कैसे पहुँचता है? क्यों नहीं, कैसे पहुँचता है? क्वेश्चन है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। पेड़ों में पानी अधिक ऊंचाई तक कैसे पहुँचता है? ए अवशोषण के द्वारा, बी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, सी वाष्पीकरण के द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। मैं फिर से ऑप्शन रिपीट करता हूँ, तब तक आप लोग उत्तर सोचिए। ए अवशोषण के द्वारा, बी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, सी वाष्पीकरण के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन आंसर होगा बी वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या देखते हैं। वाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधों की पत्तियों से वाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है। वाष्पोत्सर्जन का अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसपीरेशन कहते हैं अंग्रेजी में। वाष्पोत्सर्जन एक खिंचाव
या चूसन बल, चूसन मतलब सक्शन बल लगाता है जो पौधों के माध्यम से पानी को ऊपर की ओर खींचता है। ये कैसे खींचता है, तो सक्शन बल लगा के पौधों के माध्यम से पानी को ऊपर ले जाने में मदद करता है। जैसे ही पानी पत्ती की सतह पर से वाष्पित होता है, यह जाइलम वाहिकाओं में एक नकारात्मक निगेटिव प्रेशर बनाता है, नकारात्मक दाब या तनाव पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सक्शन पुल मतलब चूसन खिंचाव होता है जो पानी को ऊपर खींचता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा पेड़ों में पानी अधिक ऊंचाई तक जाता है, तो वो है वाष्पोत्सर्जन द्वारा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम जो है अपना शरीर का बॉडी का, उसका सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार कौन सा है। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। शरीर की प्रतिरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। ए प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट, सी आरबीसी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से एक से अधिक। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग उत्तर सोचिए। ए प्लेटलेट्स, बी लिम्फोसाइट्स, सी आरबीसी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा बी लिम्फोसाइट। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शरीर की प्रतिरक्षा से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट जो कुल श्वेत रक्त कोशिकाओं का लगभग 20-25% है। लिम्फोसाइट कुल श्वेत रक्त कोशिका कितना परसेंट होता है, तो 20 से 25% होता है। उन्हें दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने प्रकार के लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट, और कितने मुख्य प्रकार के लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ये क्या काम करते हैं, तो ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, जो मैग्नीफाई करता है, उसमें किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है समतल अवतल लेंस का, बी उत्तल लेंस का, सी उत्तल दर्पण का, डी अवतल लेंस का। मैं ऑप्शन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तब तक इसका आप लोग उत्तर सोचिए। ए समतल अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल लेंस। और इसका सही आंसर है उत्तल लेंस, बी उत्तल लेंस। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। आवर्धक लेंस मीन्स मैग्नीफाइंग ग्लास आमतौर पर वस्तुओं को बड़ा करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। बी उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। उत्तल लेंस का केंद्र में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। जैसे जानते हैं हम लोग, उत्तल लेंस केंद्र में मोटा होता है, किनारे में पतला होता है, जिसमें प्रकाश किरण अपसरित होते हैं। अब हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, उत्तल लेंस में प्रकाश किरण क्या होती है, अपसरित या अपसरित। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस में प्रकाश किरण अभिसरित होती है और लेंस से गुजरने पर बड़ी दिखाई देती है। लेंस का यह आकार आवर्धक कांच को आंख के पास रखने पर किसी वस्तु की बड़ी हुई आभासी मतलब वर्चुअल प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन ए है आइजैक न्यूटन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी मैरी क्यूरी और डी अल्बर्ट आइंस्टीन। मैं क्वेश्चन को और ऑप्शन को फिर से रिपीट करता हूं, तब तक आप लोग उत्तर को सोचिए। सापेक्षता का सिद्धांत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ए आइजैक न्यूटन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी मैरी क्यूरी और डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर है आंसर डी, ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इसकी व्याख्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत को विकसित किया, मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को किसने विकसित किया है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। जिसने अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण को हमारी समझ में क्रांति, जिससे क्या होगा, हमको स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के बारे में हमको जानकारी मिली। ये किस समीकरण पर आधारित है, तो इसका समीकरण है E=mc²। ई क्या है, ई यहाँ पे एनर्जी है, ऊर्जा है, एम क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की गति है। तो E=mc²। कौन सा समीकरण किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन से सिद्धांत के तहत, तो सापेक्षता के सिद्धांत के तहत। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है। इसमें हम लोग पूछता है अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्सरे और गामा किरण। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्सरे और गामा किरण। तो इसका सही आंसर है ध्वनि तरंग, बी ध्वनि तरंग। और इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग का एक उदाहरण है ध्वनि तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कण तरंग प्रसार की दिशा के समांतर कंपन या दोलन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग होता है उसमें माध्यम का कण जो होता है एक ही दिशा में पैरेलल जाता है, न कि परपेंडिकुलर, और एक वाइब्रेट करते रहता है, आगे पीछे वाइब्रेट कंपन करते रहता है। वही बोल रहा है, जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस पदार्थ से गुजरती है, तो वो तरंग यात्रा की दिशा में के साथ माध्यम में कणों के संपीड़न और वर्गीकरण, संपीड़न मतलब कंप्रेशन और विरलीकरण मतलब एक्सपेंशन होता है, का कारण बनती है। ध्वनि तरंगे कंपन स्रोत जैसे गिटार स्ट्रिंग, वोकल कॉर्ड या स्पीकर द्वारा उत्पन्न की जाती है। देखिए ये भी ध्यान रखना है कि जो अपना ध्वनि है सबसे ज़्यादा किस में होता है, ध्वनि तरंग वो होता है सॉलिड में, मतलब ठोस में होता है। सबसे कम हो जाएगा वैक्यूम में 9 के बराबर होता है, और सबसे कम हवा में हो जाएगा, ये एयर में हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। ये हमारा पहला मॉडल सेट था बिहार दरोगा के लिए।
कैसा लगा आप लोगों को, लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, इसका नोट्स चाहिए होगा तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपको अगले वीडियो में इसका लिंक प्रोवाइड करेंगे नोट्स का। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।